हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, पुदुचेरी क्राइसिस डीपन्स आफ्टर 2 एमएलएज रिजाइंस। देखो, जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको अपना आज फ्लो टेस्ट करना है, मतलब अपनी मेजोरिटी सिद्ध करनी है कि उनके पास में मेजोरिटी है भी कि नहीं, वो गवर्नमेंट बना सके। ऐसा उनको बोला गया है जो वहां की न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा। 26 उस असेंबली में मेंबर्स हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पास में इन 2 एमएलए के रेजिग्नेशन के बाद में सिर्फ 12 मेंबर बचे हैं, वो भी स्पीकर को इंक्लूड करने के बाद में। तो उनकी जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपनी मेजोरिटी किस तरीके से सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो न्यूज है। अब हम पौंडीचेरी जो है उसका मैप देखेंगे, उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पौंडीचेरी के बारे में पता करते हैं। पौंडीचेरी जब हमारा इंडिया अंग्रेजों के अधीन था, उस समय ये जो पुडुचेरी और उसके जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अलावा एक जगह और है चंदन नगर, जो अब वर्तमान में वेस्ट बंगाल वाले जो हमारा स्टेट है उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। ये सारी जगह जो थी वो फ्रेंच के अधीन थी। जब अंग्रेज 1947 में हमारे इंडिया को छोड़ करके चले गए, उसके बाद में यहाँ पर गोवा वाले एरिया में पुर्तगाली और इस एरिया में ये जो जगह है, इन एरिया में फ्रेंच लोग बचे हुए थे। बाद में इन एरिया को, इन टेरिटरीज को ले लिया गया। हमारी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया गया 1954 में। ठीक है, 1962 में इन सब एरिया को बना दिया गया, यूटी के रूप में चेंज कर दिया गया। तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है, पौंडीचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु स्टेट में है, माहे जो है वो है केरला स्टेट में। इसके अलावा जो चंदन नगर वो भी फ्रेंच टेरिटरी थी, उसको लेकिन वेस्ट बंगाल 1954 में जब फ्रेंच ने इसको ट्रांसफर किया रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, तो उस समय ये जो चंदन नगर है, यहाँ पर चंदन नगर एक और टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी, उसको 1954 में वेस्ट बंगाल स्टेट में मर्ज कर दिया गया था। तो ये हमने पौंडीचेरी के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज, सीबीआई सर्व्स नोटिस ऑन तृणमूल एमपीज वाइफ। तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी हैं अभिषेक बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नेव्यू हैं। उनकी वाइफ को एक सीबीआई के द्वारा क्या दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि वो इलीगल कोल माइनिंग जो केस है उनमें उनका कनेक्शन था। देखो, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीबीआई क्या है। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे इंडिया में। ठीक है, देखो सीबीआई को जो हमारा आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, उसके प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड किया गया है। शुरुआत में सीबीआई को जब स्टार्ट किया गया था तो इसका काम था ब्राइबरी और गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन होते हैं उनके बारे में पता लगाना। लेकिन 1965 में सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सपेंड कर दिया गया कि अगर सेंट्रल लॉ का ब्रीच होता है, सेंट्रल लॉ को कोई हानि पहुंचाता है, उसको कोई वायलेट करता है, तो भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ईपीएफ को और एनपीएस को मर्ज करने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। क्यों बोला गया है? देखो, बजट में इस समय ये बोला गया था कि जो ईपीएफ जो अकाउंट है, जहां पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको, तो वो ईपीएफ में अगर कोई व्यक्ति, उसमें कुछ चार्ज लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 2.5 लाख से रुपए ज्यादा ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईपीएफ जो सुविधा सोशल सिक्योरिटी के लिए दी गई है, जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, उन सबको उसका गलत फायदा उठाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, और ईपीएफ जो है उसको मर्ज करने का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को मर्ज करने की कोई भी प्लान नहीं है। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 से रिलेटेड है। देखो, मिड सितंबर से अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में रेगुलर डिक्लाइन हो रहे थे कोविड-19 केसेज, लेकिन दोबारा से कुछ स्टेट्स में दोबारा से
राइज हुए हैं, बढ़े हैं। तो सेंटर ने 6 स्टेट्स को, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको बोला है कि आपके यहाँ पर जो कोविड-19 के केसेस जो डेली बेसिस पे जिनमें हाइक देखने को मिल रहा है, आप जल्दी से जल्दी जो RT-PCR टेस्ट होते हैं उनको इंक्रीज करो। वो लोग जिनके नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन RT-PCR के द्वारा उनके दोबारा रीटेस्ट किए जाए ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि वो लोगों के टेस्ट जो नेगेटिव आए हैं वो बिल्कुल कंफर्म है। देखो, जो टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से परेशानी इंक्रीज होती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि इसको कर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है गवर्नमेंट को भी, और जो लोकल जो पॉपुलेशन है इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी काफ़ी एक गंभीर फेज से गुजरना पड़ा है। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर को लेकर के है। पेंगोंग सो लेक, जिसके नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक दोनों के ऊपर ही एक स्ट्रगल चल रहा था, और वहां से जब 9th राउंड की मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में, तो इसके ऊपर सहमति बनी कि अप्रैल 2020 से पहले जो हमारी पोजीशन थी वहां पर हम वापस जाएंगे। तो इंडिया ने वहां पर से अपना सब कुछ हटा लिया है, चाइना ने भी हटा लिया है, लेकिन कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो वहां बचे हुए हैं ताकि चाइना के ऊपर नजर रखा जा सके कि वो एक बिल्कुल सही तरीके से ऑनेस्टी से जो भी डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उसको बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ में उसको निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एडिटोरियल पेज से है। यहां पर देखो कुछ डाटा आए हैं, वो डाटा रिलेटेड है जो कोविड-19 के नए केसेस देखने को मिले हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि मिड सितंबर से अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो कोविड-19 का पीक है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा था। मतलब मिड सितंबर में पीक था, मैक्सिमम केस आ रहे थे, उसके बाद में रेगुलर डिक्लाइन हो रहा था ग्राफ। लेकिन क्या हुआ है, पिछले कुछ सप्ताह से कुछ स्टेट में दोबारा से ट्रेंड देखने को मिला है कि वहां पर केसेज बढ़ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब की बात की जाए तो वहां पर नए केसेज बढ़ रहे हैं, और ये केसेज जो बढ़े हैं फरवरी 2021 में, इसका जो मेन कारण है ना, वो ये माना जा रहा है कि इनमें टेस्ट की कमी आई थी, और अब जब टेस्ट हो रहे हैं, देखो टेस्ट की कमी आई है लेकिन फिर भी पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कंसर्न की बात है। अगर टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं और फिर पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन टेस्ट कम हो रहे हैं और पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। अगर हम ज्यादा आगे बात करें, गोइंग फॉरवर्ड की बात करें, तो देखो टेस्ट जो कम हो रहे हैं उनको दोबारा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक को मिटिगेट करने के लिए जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और जिस परेशानी से हम बड़े मुश्किल से निकल पाए हैं उसमें दोबारा फंस जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग पॉइंट को लेकर के। देखो केसेज इंक्रीज को लेकर के है, महाराष्ट्र का है और पंजाब का है। यहाँ पे जनवरी से फरवरी 20 फरवरी 2021 तक का डाटा दे रखा है। तो महाराष्ट्र में जनवरी में 3042 केस थे और फरवरी में आए हैं 3376, पंजाब में 218 थे और पंजाब में 242 आ गए हैं फरवरी में। ठीक है, जो टेस्ट है वो डिक्रीज हुए हैं। महाराष्ट्र में 60,308 जनवरी में टेस्ट करवाए गए थे एवरेज न्यू टेस्ट, और फरवरी में 51,779, पंजाब में 18,779 करवाए गए थे जनवरी में, और फरवरी में 17,530। पर 100 टेस्ट जो है पॉजिटिव जो केसेज हैं वो बढ़ गए हैं। मतलब 100 टेस्ट पे जितने लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। पंजाब में पर 100 टेस्ट में 1.7 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पंजाब स्टेट में। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 100 टेस्ट में 8.9 पॉजिटिव केसेज आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये स्टेट में सबसे हाईएस्ट है इस साल में। ठीक है, टेस्ट पर पॉजिटिव केस में अगर देखा जाए कि एक पॉजिटिव केस को लाने के लिए कितने टेस्ट किए गए थे, तो फरवरी 20 की बात है, 61.8 टेस्ट एंड 11.3 टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे पंजाब और महाराष्ट्र में एक पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब इस साल के सबसे लोएस्ट क्या है टेस्ट है। ठीक है,
तो ये हमने कोविड-19 का जो दोबारा से सर्ज बढ़ रहा है कुछ स्टेट में, उससे रिलेटेड डाटा को यहां पर देखा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां देखिए, यहाँ पर पुदुचेरी जो यूटी है उसी से रिलेटेड है कि देखो जो 26 मेंबर हैं वहाँ पर इस समय असेंबली में, और उनमें से 2 ने 12 जो 2 एमएलए जो गवर्नमेंट है उसके 2 एमएलए ने और रेजिग्नेशन दे दिया है, और वहाँ पर स्पीकर सहित सिर्फ 12 मेंबर हैं जो जिसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस लेड वहाँ गवर्नमेंट है। तो अब जो फ्लोर टेस्ट जो अपनी मेजोरिटी जो सिद्ध करनी है उसमें परेशानी आने वाली है। नेक्स्ट न्यूज है तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना ने 100% टैप वाटर कनेक्शन टू स्कूल्स को अचीव कर लिया है, मतलब स्कूल, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सब में 100% टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है तेलंगाना में। देखो तेलंगाना के भागीरथा जो मिशन है उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। तेलंगाना का भागीरथा जो मिशन है उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अर्बन और रूरल सभी एरिया में टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, सभी जो हाउस होल्ड है उनमें टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया गया है कि वो अपने जो असिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट के लिए उसको रिलीज करें, ताकि हम जो सुविधाएं देना चाह रहे हैं उसको अच्छे से अचीव कर पाए। देखो जो हमारे इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये अचीव कर चुके हैं, मतलब सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें टैप वाटर कनेक्शन वहां पर दिया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सब में भी टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, हाँ देखो आसाम से रिलेटेड है। हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो आसाम जाने वाले हैं आज फरवरी 22 को, और वहां पर जाकर के वो बहुत सारी जो नई इनिशिएटिव है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज इनके फाउंडेशन स्टोन को रखेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न आसाम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एक शीतल पथार एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जहां पर ऑयल और गैस सेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को नेशन को डेडिकेट किया जाएगा। तो इन सब का इनॉग्रेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो आसाम जाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीएम मोदी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने जो आसाम अकॉर्ड, उन्होंने नहीं, हालांकि 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था, उसके जो क्लोज 6 है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो देखो ये आसाम अकॉर्ड है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान का बांग्लादेश, जब वहां पर सिविल वॉर हो रही थी और वहां के बहुत सारे लोग उन्होंने एनक्रोच किया इंडिया में, वो घुस गए और एक फॉरेनर की तरीके से आसाम वाला जो रीजन है ना वो बांग्लादेश से बिल्कुल टच होता है। तो वहां से वो आसाम वाले रीजन में और उसके अलावा और भी जो स्टेट है उन सब में बांग्लादेशी अंदर घुस गए। तो आसामी लोग ये चाहते थे कि देखो इनको फिल्टर किया जाए। फिल्टर करने से क्या होगा, जो हमारा कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है उसको हम सेव कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उनमें तो ये एनक्रोच कर रहे हैं, तो हमारा भला कहाँ से होगा। सारे राइट्स तो जब पहले जो चीज 100 लोगों को मिलने वाली थी और अब इन लोगों के घुसने के बाद में वही चीज 1000 लोगों को मिलने वाली है, तो रेशियो तो बहुत कम हो गया ना लोगों को मिलने का। तो गवर्नमेंट इनको फिल्टर करे और इनको जो राइट्स देने हैं वो अलग से दे, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं उनको सेव किया जाए। उसको लिए प्रोटेस्ट चल रहा था 1979 से। फिर 1985 में ये आसाम अकॉर्ड साइन हुआ। हमारे पीएम, उस समय पीएम थे राजीव गांधी, उनकी उपस्थिति में साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आसाम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सब के बीच में। 6 साल तक ये एजिटेशन चला था और इसमें इलीगल जो फॉरेनर्स हैं उनको कर्व करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट चलाया गया था। ठीक है, तो 25 मार्च 1971 ये डेट डिसाइड की गई कि अगर इसके मतलब बाद में जो लोग फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आए हैं और उस डेट के मतलब उस डेट को एक टारगेट माना गया कि उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन यहाँ का नेचुरल रेजिडेंट है और कौन यहाँ पर फॉरेनर्स है। तो अब बोला जा रहा है कि क्लोज 6 जो है, अब ये आसाम अकॉर्ड हमने साइन किया, अब क्लोज 6 क्या है, क्लोज 6 ये था कि हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हर लेवल पे जो आसामीज जो लोग हैं उनके राइट्स को, उनके कल्चर को, उनके सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, हेरिटेज ऑफ आसामीज पीपल, इनको प्रिजर्व किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ईरान और यूएस की न्यूक्लियर डील को लेकर के है। यूएस चाहता है, यूएस में नए राष्ट्रपति बने हैं, वो चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर डील थी उसको दोबारा से रेगुलेट किया जाए। इसीलिए IAEA चीफ जो है वो ईरान आए और ईरान के बीच में और IAEA चीफ के बीच में जो बात हुई उसको लेकर के ईरान ने बोला है कि बहुत ही फ्रूटफुल जो ये बात रही है। क्यों IAEA के चीफ क्यों आए? क्योंकि जो ये नेगोशिएटर थे ना, जो ये नेगोशिएशन हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इन्हीं को ही ध्यान रखने के लिए कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, ईरान के ऊपर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो जो टारगेट फिक्स किए गए थे उनको ईरान अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसका ध्यान रखना था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 29 जुलाई 1957 को इसको एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को, मतलब जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना उसका पीसफुल यूज को प्रमोट करना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेन काम। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।